हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 19 यूनिट 6 आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन और चैप्टर 19 आर्थिक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे नवीन आर्थिक नीति 1991, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991। देश के औद्योगिक तथा आर्थिक स्थितियों की दयनीय दशा देखते हुए 24 जुलाई 1991 को नरसिंह राव सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियों में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की गई। इन घोषणाओं को नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी कहा जाता है। इस औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया एवं जुलाई 2009 तक लाइसेंस के लिए जरूरी केवल 5 उद्यम बचे थे। नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा को समाप्त कर दिया गया और विदेशी कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी निवेश को सरल बना दिया गया। वर्ष 1991 के बाद सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत जो कदम उठाए हैं उसका उद्देश्य देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूत करना है तथा भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन कदमों में व्यापार अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक प्रयोग तथा विदेशी निवेशकर्ताओं एवं टेक्नोलॉजी के आपूर्तिकर्ताओं के साथ गतिशील संबंध बनाने के साथ घरेलू एवं विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया। फिर भी सुधार की प्रक्रिया जारी है। आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं। आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। समय के साथ अलग अलग बहुत से उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। अब मात्र 5 उद्योग के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य है। ये उद्योग शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट तथा सुरक्षा का सामान आदि बनाने वाले। इन 5 पे लाइसेंस की जरूरत है। उन उद्योगों की सूची जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी है। फर्स्ट है अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं इससे शराब बनाना। सेकंड है तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार। फोर्थ है डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री, गन पाउडर। फिफ्थ है खतरनाक रसायन। इन सब के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। नई उद्योग नीति में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभदायकता तथा कार्यकुशलता की परवाह किए बिना एक निर्णायक की भूमिका अदा नहीं करने दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। फर्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी। वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति में आरक्षित उद्यमों की संख्या 17 थी। नई औद्योगिक नीति में इसे 8 कर दिया गया और इसके बाद 5 किया गया। अब केवल 3 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित बचे हैं। ये उद्योग परमाणु ऊर्जा उत्पादन व उपभोक्ता नियंत्रण। वर्ष 1995 की सूची में दर्ज खनिज तथा रेल परिवहन। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र में जनता की भागीदारी। इस नीति में यह कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी अंश के एक हिस्से को वित्तीय संस्थाओं
म्यूचुअल फंडों, आम जनता तथा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को बेचा जाएगा ताकि ये उद्योग आसानी से साधन जुटा सके। थर्ड पॉइंट है गैर निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश। गैर निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में एकमात्र उपचार विनिवेश को माना जाता है। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि गैर निष्पादक सार्वजनिक उद्यमों में करदाताओं के धन को लगाना ठीक नहीं था, अतः इस प्रकार के उद्योगों को धीरे धीरे विनिवेशकों को बेच दिया जाएगा। तथापि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम गैर निष्पादक श्रेणी से गिने जाते हैं, फिर भी उनका निजीकरण नहीं किया जाना था। जो इनसे सामरिक महत्व के थे उनके पुनर्वास के पास किए जाने थे ताकि वे प्रतियोगी बन सके। फोर्थ पॉइंट है स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए थी तथा उनको प्रशासनिक नियंत्रण मुक्त करना था, परंतु इस स्वायत्तता के साथ उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी थी। एकाधिकारात्मक, प्रतिबंधात्मक एवं व्यापार व्यवहार की समाप्ति। नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब नई कंपनियों की स्थापना के लिए अधीनीकरण, विस्तार, विलेपन तथा निर्देशकों की नियुक्ति संबंधित अनुमति लेना केंद्र सरकार से आवश्यक नहीं है। लघु पैमाने के उद्यम। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में विविधीकरण के लिए लघु पैमाने में उद्यमों को अधिक प्राथमिकता दी गई और इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में मदद मिलेगी। लघु उद्योगों के ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास तथा विस्तार हो सके। बड़े उद्योगों को लघु पैमाने के उद्योगों में शेयर पूंजी लगाने की अनुमति दी गई, जिसकी सीमा कुल शेयर का 24% निर्धारित की गई। विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन। घरेलू औद्योगिक निवेश की तरह विदेशी निवेश पर भी भारत में नियंत्रण लगाए जाते थे। भारतीय फर्मों द्वारा विदेशी निवेश का प्रश्न हो या प्रौद्योगिकी की खरीद का, हर परियोजना के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य था। इससे व्यावसायिक लेन देन एवं परियोजनाओं को लागू करने में बेवजह देरी होती थी। इसलिए नई औद्योगिक नीति में उच्च निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी के आधार पर कुछ उद्योगों की सूची बनाई गई। इन उद्योगों में बिना सरकार की अनुमति के 51% विदेशी शेयर की इजाज़त दी गई। कुछ उद्योगों को स्वतः अनुमोदन की सुविधा दी गई। उनमें बहुत से पूंजीगत वस्तु उद्योग, उपभोक्ता मनोरंजन उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, धातु कर्म उद्योग इत्यादि शामिल हैं। इसमें उन उद्योगों को भी शामिल किया गया जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए तीव्र विकास आवश्यक हो तथा काफ़ी निर्यात संभावनाएं हो। बाद में अधिकतर उद्योगों के विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% और 100% कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा, लॉटरी का धंधा, जुआ एवं सट्टा, खुदरा व्यापार सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि 1991 की नई औद्योगिक नीति पूर्ववर्ती नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली थी। यह नेहरूवियन मॉडल के विपरीत राव मनमोहन मॉडल को देश में औद्योगिक विकास में लागू करने के उद्देश्य से लाई गई थी। नई औद्योगिक नीति 1991 में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को उदार तथा निजी यानी गैर सरकारी बनाने का प्रयास किया गया है। नवीन आर्थिक नीति का मूल्यांकन। नवीन आर्थिक नीति 1991 के मूल्यांकन हेतु इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे इसके दोनों पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सके। सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति
विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता, विदेशी निवेश नीति तथा एकाधिकारी एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम में कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं ताकि सरकार में से स्वीकृति लेने की जरूरत ना पड़े। इससे परियोजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। सेकंड पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए सुधारों से उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इन सुधारों में सार्वजनिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में बेचने की इजाज़त है। इससे इसका बिक्री उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि निजी क्षेत्र की कार्य क्षमता बेहतर है। कमज़ोर सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने से इनमें लगे संसाधनों को बेहतर उपयोगी निजी उद्यमों द्वारा किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में हुए परिवर्तनों से विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध क्षमता का आयात हो सकेगा। फोर्थ पॉइंट है, औद्योगिक नीति के आधार पर देश में पहली बार लघु उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिसमें देश के कुटीर एवं अति लघु उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 2006 में देश में लघु उद्योग की निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है और सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश सीमा 50 लाख रुपए कर दी गई। सिक्स पॉइंट है, जो इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्रों में बनी रहेगी उनके लिए समझौता ज्ञापन बनाने एवं क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। समझौता ज्ञापन के द्वारा उद्यमों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नकारात्मक प्रभाव क्या था? अभी हमने पढ़ा सकारात्मक प्रभाव, अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। क्या पढ़ा? नकारात्मक प्रभाव निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है, उद्योगपतियों ने वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के उदारीकरण के शुरुआती दिनों में स्वागत किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह एहसास हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों के लिए खोलने का अर्थ है अधिक निवेश, सस्ते एवं अधिक आयात, देश में बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश करने तथा घरेलू उद्योगों को हथियाने की स्वतंत्रता। बहुराष्ट्रीय निगमों से भारतीय उद्यमियों की कमजोर आर्थिक शक्ति। इस प्रकार भारतीय उद्योगपतियों को असमान प्रतिस्पर्धा करने को विवश होना पड़ा। सेकंड पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए जो रियायत एवं छूट दी गई उससे बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में घुसने का रास्ता मिला तथा भारत के उद्योगों को खरीदने का मौका मिला। कुछ विदेशी निवेशकों ने शुरुआती दौर में ही भारतीय उद्योगपतियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की ताकि घरेलू उद्योगों में सरलता से पैर जमा सके। कुछ उद्यमियों ने भारतीयों के साथ संयुक्त उद्यम को लगाया, लेकिन जल्दी ही अपनी 100% दूसरी इकाई भी स्थापित कर ली। थर्ड पॉइंट है, किसी भी बहुराष्ट्रीय निगम ने भारत को अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए आधार बनाने का प्रयास नहीं किया। कई प्रकार की छूटों एवं रियायतों के बावजूद किसी भी बहुराष्ट्रीय निगम ने भारत के निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उतना ही निर्यात किया जितना कि अनुबंधों में अनिवार्य था। जहाँ तक विदेशी प्रौद्योगिकी का तर्क है, अर्थात प्रारंजम्पे का तर्क ठीक है कि विदेशी प्रौद्योगिकी हमेशा अधिक पूंजी एवं कम श्रम पर आधारित रही है, जो भारत की संरचना के अनुकूल नहीं है। भारत सरकार को विश्वास था कि विदेशी निवेश द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी सुधार होगा, जिससे निर्यात भी बढ़ेगा, लेकिन जल्द ही यह विश्वास टूट गया। फोर्थ पॉइंट है, उद्योग समूह की 1980 के दशक में वार्षिक समृद्धि दर 9.4% थी, जो 9वीं योजना की अवधि में 4.7% हो गई। ये नई औद्योगिक नीति की उत्पादन संरचना में होने वाली विसंगतियों की द्योतक है। 5 पॉइंट है, वर्ष 1991 की नीति की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे हमारी योजनाओं में निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना की है। योजनाओं के सामाजिक उद्देश्य जैसे आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण में कमी, निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय संतुलित विकास को प्रोत्साहन, आधारभूत एवं मूल उद्देश्यों को
तीव्र विस्तार इत्यादि नई औद्योगिक नीति में अवहेलना की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को सही दिशा निर्देश गति प्रदान की जा सके। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं, बाजार का सीमित आकार, निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र का नियमन और देश के सामाजिक आर्थिक विकास को सही दिशा में गति प्रदान की जा सके। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों को अलग करने वाली पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित व्यवस्था की नींव रखी गई। बाद में समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए। 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। केंद्र सरकार द्वारा बाद में समय समय पर नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जाती रही, परंतु इन सब का आधार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव ही रहा। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति 1948 की प्रमुख विशेषताएं। भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की। इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के महत्व को सरकार ने स्वीकारा और उद्योगों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया। इस औद्योगिक नीति में निहित मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है पूर्णतः सरकारी क्षेत्र। इस श्रेणी में 3 उद्योगों को शामिल किया गया। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा, सेकंड अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री तथा थर्ड रेलवे परिवहन। सेकंड पॉइंट है अधिकांश सरकारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में 6 उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना सरकार द्वारा निश्चित की गई। ये उद्योग इस प्रकार है। फर्स्ट है कोयला, सेकंड है जलयान निर्माण, थर्ड है वायुयान निर्माण, फोर्थ है लोहा तथा इस्पात, फिफ्थ है खनिज तेल और सिक्स्थ है टेलीफोन, टेलीग्राम तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण। इन उद्योगों की स्थापना में सरकार राष्ट्रीय हित में निजी क्षेत्र के सहयोग को भी ले सकती है। निजी क्षेत्र में पुरानी इकाइयों को 10 वर्ष तक की छूट दी गई। इसके बाद सरकार इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार कर सकती है। थर्ड पॉइंट है नियंत्रण का क्षेत्र, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 18 उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व सरकार ने नहीं लिया, परंतु इस पर कड़ा नियंत्रण रखा गया, जैसे चीनी, सीमेंट, मशीन टूल्स, रसायन इत्यादि। फोर्थ पॉइंट है निजी उद्यम का क्षेत्र। अन्य सभी उद्योग निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित एवं विकसित किए जा सकते हैं, परंतु उद्योग प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। औद्योगिक संबंध वर्ष 1948 में औद्योगिक नीति में औद्योगिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं प्रबंधन में उनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। लघु पैमाने के उद्योग। अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए लघु पैमाने पर उद्योगों को उचित प्राथमिकता दी गई थी। इन उद्योगों को इस कारण भी उच्च दर्जा दिया गया कि यह उद्योग विकास के विकेंद्रीकरण में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये उद्योग लघु संसाधनों पर निर्भर थे। टैरिफ नीति में परिवर्तन। देश के प्राकृतिक संसाधनों के उचित विकास के लिए और भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए टैरिफ नीति में परिवर्तन किया गया। इसमें लघु उद्योगों को बचाने के लिए आयातों की ऊंची दर पर शुल्क लगाया गया। पूंजी विदेशी पूंजी।
विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाएगा यदि इस पूंजी का संयुक्त उद्यमों में निवेश हो जहां भारतीय पूंजी तथा प्रबंधन की भूमिका प्रमुख रूप से बनी रहेगी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के लाभ। फर्स्ट है, इसमें श्रम के कल्याण को उचित प्राथमिकता दी गई। सेकंड, इस नीति में एक सीमित क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण पर विशेष बल दिया गया। थर्ड, मुद्रास्फीति की समाप्ति के लिए तथा मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के महत्व पर बल दिया गया है। फोर्थ है, इस नीति की सफलता इस बात से सिद्ध होती है कि इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जिससे देश का आर्थिक विकास एवं तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 से हानियाँ। वर्ष 1948 से औद्योगिक नीति प्रस्ताव की प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इस नीति में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी थी। कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता की नीति का विरोध किया है। सेकंड पॉइंट है, इस नीति से सबसे ज़्यादा हानि निजी क्षेत्रों की हुई। उद्योगों को राष्ट्रीयकरण के बारे में विरोधी वक्तव्य देने से निजी उद्यमों में यह डर बैठ गया कि इससे हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है, अतः यह औद्योगिक विकास राह में रुकावट बना। थर्ड पॉइंट है, यह डर भी महसूस किया गया कि सरकारी उद्यमों में लाल फीताशाही तथा नौकरशाही का बोलबाला हो जाएगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और काम लाभ जो है वो कम हो जाएगा। इससे उत्पादकता एवं कुशलता प्रभावित होगी। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में विकास की प्रक्रिया में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिससे संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस नीति के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। इसमें निजी क्षेत्र ने एक दूसरे के पूरक कार्य करते हुए सामाजिक न्याय सहित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। औद्योगिक नीति 1991। औद्योगिक नियमन 1951 देश के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक उद्देश्यों के तहत कार्य करने के लिए संसद ने अक्टूबर 1951 में उद्योग यानी कि विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 को पास किया। यह अधिनियम निजी क्षेत्र के विकास पर नियमन लाने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि इसको देश के समाजवादी उद्देश्य और संतुलित क्षेत्रीय विकास के अनुरूप नियमित किया जा सके। उद्योग अधिनियम 1951 के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? फर्स्ट है, छोटे उद्योगपतियों को बड़े उद्योगों के प्रतिस्पर्धा से रक्षा करना। सेकंड पॉइंट है, योजनाओं की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन का नियमन करना। थर्ड पॉइंट है, देश में विभिन्न स्तरों से विकास के अंतर को कम करना ताकि संतुलित विकास प्राप्त किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है, उद्योगों का स्वामित्व में एकाधिकार एवं संकेंद्रण को रोकना। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को यह शक्तियां प्रदान की थी कि वह नए उद्योगों की स्थापना, पुराने उद्योगों के विस्तार, मौजूदा उद्योगों द्वारा नई वस्तुओं के उत्पादन या फिर उद्योगों द्वारा स्थान परिवर्तन के लिए लाइसेंस जारी करेगी। उद्योग अधिनियम 1951 के प्रमुख प्रावधान। उद्योग अधिनियम 1951 के प्रमुख प्रावधानों को निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। प्रतिबंधनात्मक प्रावधान, प्रतिबंधक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिनियम के वे सभी प्रावधान आते हैं जिनके द्वारा उद्योगों की गलत कार्यों पर रोक लगाई जाती है। ये प्रावधान निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, उद्योग अधिनियम 1951 के अनुसार सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया। यदि कोई प्रतिष्ठान अपना विस्तार करना चाहे तो भी उसे केंद्रीय सरकार की अनुमति अनिवार्य थी।
सेकंड पॉइंट है उद्योग यानी कि विकास एवं नियमन अधिनियम के अंतर्गत सरकार का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान के पंजीकरण एवं लाइसेंस देने से समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि किसी औद्योगिक इकाई का कार्य संतोषजनक न होने पर, उत्पादन घटिया होने पर, उत्पादित माल की कीमत अधिक होने पर, उत्पादन समुचित मात्रा में न होने पर केंद्रीय सरकार को प्रतिष्ठान की जांच करने का अधिकार था। थर्ड पॉइंट है यदि कोई रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रार्थी ने गलत सूचना देकर प्राप्त किए हो तो केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 10A के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। औद्योगिक नीति 1956 सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार ने वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा समाजवादी ढांचे को अच्छी राहत पहुंचाना था। औद्योगिक नीति 1956 के मुख्य उद्देश्य इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना। सेकंड पॉइंट है आर्थिक विकास की गति को तेज करना। थर्ड पॉइंट है मशीन बनाने वाले भारी उद्योगों की देश में स्थापना करना। फोर्थ पॉइंट है सहकारी क्षेत्रों का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए निजी एकाधारियों की स्थापना को नियंत्रित करना। सिक्स पॉइंट है संपत्ति तथा आय के वितरण की असमानता को दूर करना, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना। औद्योगिक नीति 1956 के मुख्य तत्व थे निम्नलिखित। औद्योगिक नीति 1956 की नीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट है उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए और दोनों अतिरिक्त जो उद्यम हो उनके लिए। सेकंड पॉइंट है निजी क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस को आवश्यक बना दिया गया। थर्ड पॉइंट है पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगाने पर रियायत दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इसमें छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इन उद्योगों को विकसित करने के लिए करों में रियायत तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। संतुलित क्षेत्रीय विकास औद्योगिक विकास का मूल मंत्र होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक शांति के प्रयास किए जाएंगे जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की तुलना में वर्ष 1956 की नीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। वर्ष 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों का विभाजन अधिक लोचपूर्ण था जो वर्ष 1948 की नीति में नहीं था। वर्ष 1956 की नीति में सुरक्षा संबंधी उपकरणों से संबंधित उद्योग जैसे परमाणु शक्ति के निर्माण एवं रेल परिवहन के अतिरिक्त 14 अन्य बुनियादी उद्योगों को अ श्रेणी में रखा गया। राज्य बढ़ते हुए पैमाने पर नई इकाइयों की स्थापना कर सकता है। अनुसूची ब में शामिल किया गया है। दोनों औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य एक ही था, देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को मजबूत बनाना। वर्ष 1956 की लाभ एवं हानियाँ। औद्योगिक नीति वर्ष 1956 के लाभ एवं हानियाँ निम्नलिखित है। लाभ क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट है इसने एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया। सेकंड पॉइंट है इसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया। थर्ड पॉइंट है इसने छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने का भरपूर प्रयास किया। फोर्थ पॉइंट है इसने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसने कार्यकुशल योग्य उद्यमियों को कठिन उद्योगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। हानियाँ। फर्स्ट पॉइंट है ग्रामीण तथा शहरी विकास के मध्य असमानता बढ़ी। सेकंड पॉइंट है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकेंद्रीकरण निराशाजनक था। थर्ड पॉइंट है बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों को द्वितीय स्थान दिया गया। फोर्थ पॉइंट है
यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने में विफल रही। 5th पॉइंट है सार्वजनिक उद्यमों का निष्पादन अच्छा नहीं रहा, इनको 198 में 192 करोड़ हानि उठानी पड़ी। 6 पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन में औसतन 3 से 4% की वृद्धि हुई। 7 पॉइंट है विदेशी तकनीक का अवांछनीय रूप से आयात हुआ। औद्योगिक नीति 1956 में संशोधन। औद्योगिक नीति 1956 आर्थिक नियोजन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली भारत की सर्वप्रथम नीति थी। यह औद्योगिक नीति देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर आधारित नीति मानी जाती है। इस नीति को साकार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इसे लागू किया गया था, लेकिन आगे चलकर औद्योगिक विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए इस नीति में वर्ष 1977 और वर्ष 1980 में 2 बार संशोधन किया गया, जिसे निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है। औद्योगिक नीति 1977 औद्योगिक विकास के लिए वर्ष 1977 की नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया गया। फर्स्ट है बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों को विकास की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान दिया गया। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किया गया। लघु पैमाने पर आरक्षण उत्पादन की मदों को 180 से बढ़ाकर 504 कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है इसमें आत्मनिर्भरता को आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य माना गया। मात्र सामरिक महत्व के उद्योगों के लिए उदारता अपनाई गई थी। थर्ड पॉइंट है देश के प्रत्येक जिले में औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाती थी, जिससे छोटे उद्योगों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं प्राप्त हो। इन सेवाओं में कच्चा माल, साख एवं बाजार सुविधा थी। फोर्थ पॉइंट है संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए महानगरीय क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है विस्तृत लाइसेंसिंग नीति प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य बड़े औद्योगिक घरानों की उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करना तथा उस पर निगरानी रखना। 6 पॉइंट है पश्चिमी तकनीकी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने की अपेक्षा उचित तकनीक के विकास पर बल दिया जाए। 7 पॉइंट है भविष्य में सरकार बीमार इकाइयों को अपने हाथ में ले इन इकाइयों को पुनः स्थापित करने एवं इनका उचित प्रबंध करने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठाएगी। औद्योगिक नीति 1980 औद्योगिक विकास हेतु वर्ष 1980 में लाई गई। इस नीति में निम्नलिखित बातें मुख्य बातें सम्मिलित थी। कौन सी? फर्स्ट पॉइंट है पिछड़े प्रदेशों में उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय संतुलन दूर करना था। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना तथा वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की प्राथमिकता दी गई। थर्ड पॉइंट है उचित उत्पादकता एवं अधिक रोजगार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाना था। फिफ्थ पॉइंट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार करना कि देश की प्रतियोगी निवेश आधार प्राप्त हो सके, चाहे इसके लिए तकनीक एवं कच्चे माल का आयात क्यों न करना पड़े। सिक्स पॉइंट है आर्थिक प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में जहां घरेलू निवेश संभव नहीं है वहां पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना था। 7 पॉइंट है सार्वजनिक उद्योगों की कुशलता को बढ़ाने के लिए उचित प्राथमिकता दी जानी थी। इसके लिए कुशल एवं व्यावसायिक प्रवृत्ति के वाले व्यक्तियों को उद्यमों का प्रबंधक नियुक्त किया जाना था। इसके लिए प्रबंधकों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, जिससे हानि वाले उद्यमों को लाभ में बदला जा सके। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।